Hello बच्चों, let's see this question. This question says a light rigid bar is suspended horizontally from two vertical wires, one of steel and one of brass. As shown in figure, each wire is 2 meter long, diameter of steel wire is 0.60 mm and the length of bar AB is 0.20 meter. When a mass of 10 kg is suspended from the center of AB, the bar remains horizontal. तो आपको बताना है फर्स्ट व्हाट इज द टेंशन इन वायर, सेकंड है कैलकुलेट द एक्सटेंशन इन स्टील वायर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट, थर्ड वन है डायमीटर ऑफ ब्रास वायर, और फोर्थ कंडीशन इफ द ब्रास वायर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ब्रास वायर ऑफ डायमीटर 1 mm, वेयर शुड बी द मास टू बी सस्पेंडेड सो दैट ए बी वुड रिमेन हॉरिजॉन्टल। यंग्स मॉडल दे रखा है स्टील के लिए और ब्रास के लिए। तो यहाँ पे देखिए कंडीशंस की बात करते हैं कि आपको क्या क्या है कि दो स्टील वायर से आपके स्टील के और ब्रास के, और ए बी रोड है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है आपके पास, और इस रोड के सेंटर से क्या गया 10 किलो का मास लटका दिया शुरुआत में 10 kg। तो 10 किलो का मास लटकाया और ए बी अभी भी कैसी है हॉरिजॉन्टल। तो अपने को बताना है टेंशन इन ईच वायर। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स है आपके पास, तो इनके जो की कॉन्सेप्ट होंगे जनरली किसके होंगे आपके पास, अगर मान लीजिए आपके पास मास लटकाए यहाँ पर, तो इन वायर में क्या होगा फोर्सेस जनरेट होगा और उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा। दूसरा उस फोर्स के कारण क्या होता है इनमें एक्सटेंशन आ सकता है। तो जो की कॉन्सेप्ट है अपने पास, पहला तो क्या होगा स्ट्रेस का, कि इनके अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा, और दूसरा क्या होगा आपके पास यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वायर है आपके पास उनमें क्या होगा उनकी लेंथ इंक्रीमेंट होगी, यानी कि अपन कह सकते हैं एक्सटेंशन प्रोड्यूस। तो सेकंड की कॉन्सेप्ट क्या है एक्सटेंशन, कि जब भी अपन क्या करते हैं किसी मेटल पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ जाता है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट होंगे पहला तो किसका होगा स्ट्रेस का, क्योंकि जो फोर्स जनरेट होंगी वो क्या करेंगे इन वायर्स में स्ट्रेस जनरेट करेंगे। दूसरा क्या आपके पास अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते तो इनके वायर की लेंथ में भी क्या होता है थोड़ा सा चेंज आता है, जिसको अपन एक्सटेंशन कहते हैं, या सिंपल कहें तो एक्सटेंशन बोलो या स्ट्रेन कहें, दोनों एक ही बात है आपके एक्सटेंशन या स्ट्रेन, क्योंकि जब लेंथ बढ़ेगी तो आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर स्ट्रेन जनरेट होगा। तो पहले पार्ट की बात करते हैं कि आपके पास क्या दे रखा है कि हर वायर में टेंशन चाहिए। तो जैसे यहाँ सपोज करिए रोड हो गया आपके पास ए बी, और यहाँ पर एक स्टील वायर बंधा हुआ है, और इधर के आपके पास एक ब्रास वायर, ये हॉरिजॉन्टल है आपके पास, ठीक है ना, थोड़ा ये आपके पास क्या है हॉरिजॉन्टल। तो इसको तो ये रोड जो दे रखी है आपके पास एकदम हॉरिजॉन्टल है और मास कितना लटका रखा है 10 kg। तो यानी कि यहाँ पे फोर्स लगेगा वो लगेगा 10 G का, मीन्स 100 न्यूटन। अगर रोड आपके पास क्या इक्विलिब्रियम है यानी कि कोई एक्सटेंशन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा जो लोड है ये दोनों वायर क्या करेंगे अपने पास लेंगे, तो इनकी वजह से यहाँ पर टेंशन जनरेट होगी दोनों में। तो मान लीजिए इसके अंदर टेंशन आई T1 और इस वाले के अंदर टेंशन आई कितनी T2। तो आपके पास क्या कंडीशन होगी कि T1 प्लस T2 इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 100 न्यूटन। और अभी भी रोड आपके पास हॉरिजॉन्टल है, तो क्या होगा इसका टॉर्क, मान लीजिए जिस पॉइंट के अबाउट आपका ये एक्सटर्नल मास हैंग्ड है उसके अबाउट टॉर्क निकले है, ये मान लो ए पॉइंट आपके पास दे रखा है और ये कौन सा बी पॉइंट है और ये बोल देते सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले अपन, टॉर्क अबाउट सी, तो क्या डेफिनेशन है टॉर्क की, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो टॉर्क जनरेट होगा T1 के कारण भी होगा टेंशन और इस T2 के कारण भी होगा, तो T1 और इसके लिए डिस्टेंस आपके पास ए बी दे रखी, मान लीजिए लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है या डिस्टेंस कितनी आर है, तो ये सेंटर पॉइंट है तो यहाँ पे भी कितनी होगी आर होगी। तो लेंथ दे रखी 2 मीटर, इसका मतलब ये 1 मीटर होगा और ये भी 1 मीटर होगा। तो इसकी वजह से तो जो आपके पास टॉर्क जनरेट होगा इस डायरेक्शन में, और इस वाली टेंशन की वजह से इसके अबाउट टॉर्क जनरेट होगा इस डायरेक्शन में, यानी कि एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये दोनों क्या इक्वल होंगे आपके पास। तो T1 इंटू आर शुड भी इक्वल टू क्या होना चाहिए T2 इंटू आर। तो यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आ गई T1 बराबर होगा किसके T2 के। तो यानी कि आपके पास जो पहला आंसर आ जाएगा टेंशन का T1 प्लस T2 कितना 100, और दोनों बराबर हैं तो अपन क्या कह सकते हैं T1 और आपका T2 ये बराबर है, तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन, यानी कि दोनों वायर में जो टेंशन आ गई वो कितनी आ गई 50 न्यूटन। ये अपना पहला आंसर हो गया। उसके बाद क्या पूछा है एक्सटेंशन इन स्टील वायर एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे आपके पास देखिए,
एक्सटेंशन की बात करें इसके बी पार्ट की, तो स्टील वायर के अंदर जो एक्सटेंशन है तो अपन जानते हैं जो यंग्स मॉडुलस होता है ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पे स्टील वायर के अंदर जो फोर्स लग रही है वो टेंशन है T1, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको डायमीटर दे रखा है। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्टील की बात करते हैं तो स्टील के लिए आपके पास जो यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है आपको कितना है यहाँ पर 2 × 10⁻11। तो ये जगह 2 × 10⁻11 इक्वल टू T1 कितना है 50 न्यूटन। और एरिया क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पे डायमीटर दे रखा है वायर्स का, पहले का कितना है, लेंथ तो इन दोनों की कितनी है 2.0 मीटर लॉन्ग, और स्टील वायर का जो आपके पास डायमीटर है 0.6 mm। तो यहाँ से अपन डायमीटर एरिया निकालें, तो डायमीटर दे रखा है तो एरिया हो जाएगा π/4 × d², और d कितना है 0.6 mm, मीन्स 0.6 × 10⁻³ मीटर, इसका स्क्वायर π/4 × d² इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अपने को निकालना है इसी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा L अपॉन L, और L दे रखा है आपके पास 2 मीटर। तो यहाँ से इसको सोल्व करें तो डेल्टा L कितना आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेशन करें इनकी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, अप्रोक्सीमेटली 1.77 × 10⁻³ मीटर। तो स्टील वायर के अंदर एक्सटेंशन कितना आया 1.77 × 10⁻³ मीटर। और डायरेक्ट आपके पास एक्सटेंशन का फॉर्मूला भी होता है, वैसे तो वही चीज़ अपन ने यहाँ पे की FL/AY, जो हुक्स लॉ है वहाँ से आपके पास जो एक्सटेंशन का रिजल्ट आता है वही आता है। यहाँ पर भी अगर वैल्यूज पुट करें तो आपको एक्सटेंशन डायरेक्ट आ जाएगा। F का मतलब टेंशन निकालनी है, टेंशन किसके अंदर, स्टील वायर के अंदर। तो ये हो गया आपके पास। अब इसी के अंदर एनर्जी स्टोर पूछिए कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी आपके पास। तो जो एनर्जी होती है वो होती है आपके पास एनर्जी स्टोर्ड, ये होती है आपके पास हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। और इसको स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं अपन, जो आपके पास हुक्स लॉ है वो क्या कहता है, स्ट्रेस जो आपके पास होता है स्ट्रेस इक्वल टू वाई स्ट्रेन, जहाँ पे वाई कितना है यंग्स मॉडुलस। तो ये हुक्स लॉ से आपके पास क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहाँ जब प्रोपोर्शनल निशान को हटाते हैं तो यंग्स मॉडुलस आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ, इसको लिखे अपन स्ट्रेन, और स्ट्रेस को भी क्या लिख दे वाई इंटू स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इसका इंटू यंग्स मॉडुलस। और जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा आपके पास। तो स्ट्रेन क्या, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर वैल्यूज रखे अपन, तो कितना हो जाएगा 1/2, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि डेल्टा L इसका स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो आपके पास एक L तो कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी वैल्यूज अपने पास है, तो वैल्यूज पुट करें तो कितना हो जाएगा आपके पास, एनर्जी कितनी आ जाएगी, जिसको U से डिनोट करें तो हाफ यंग्स मॉडुलस कितना है Y, और ये 2 × 10⁻11 इंटू डेल्टा L² जो आया था आपके पास 1.77 × 10⁻³ इंटू एरिया। और आपके पास डायमीटर दे रखा है कितना 0.60 mm, तो एरिया हो जाएगा π/4 × d², मीन्स 0.6, और mm में तो इसको मीटर में बदले 10⁻³ का स्क्वायर। तो जो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास लगभग कैलकुलेशन के बाद 44.3 × 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल। तो ये हो गया आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन स्टील वायर। इसमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है आपको, डायमीटर ऑफ ब्रास वायर। तो देखिए डायमीटर निकालें ब्रास वायर का, कि आपके पास कंडीशन क्या है कि अब रोड अभी भी हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब क्या होगा, जो स्ट्रेन जनरेट होगा दोनों के अंदर, स्टील के अंदर और ब्रास वायर के अंदर, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यानी कि जो एक्सटेंशन अपने निकाल रखा है स्टील वायर के लिए कितना था, डेल्टा L इक्वल टू 1.77 × 10⁻³ तो अगर इसको ब्रास के लिए लिखे अपन तो एक्सटेंशन क्या होता है आपका, डेल्टा L FL/AY, F का मतलब फोर्स, और फोर्स कितनी इस पर T2,
इंटू एल, लेंथ आपके पास वायर की एफ एल अपन ए का मतलब एरिया, तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस आपके पास ब्रास का यंग्स मॉडुलस जो कितना दे रखा है आपको 1.0 इंटू 10 टू पावर 11, 1 इंटू 10 टू पावर 11। तो यहाँ पर एल की वैल्यू भी दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है, 2 मीटर का वायर है आपके पास, चाहे ब्रास का हो या स्टील का, दोनों सेम है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर, तो डेल्टा एल भी पता अपने को यहाँ से, तो डी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 4 टाइम्स डेल्टा एल, ये आपके पास डी स्क्वायर जो होगा इधर जाएगा, तो रीअरेंज करें थोड़ा सा तो आपके पास ये वाली टर्म अपॉन में आएगी। तो क्या लिखे इसको कि डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा T2, वो कितना है 50, और लेंथ कितनी है 2 मीटर, डिवाइड बाय पाई यानी कि 3.14 अपॉन 4 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर 11, और डेल्टा एल इधर आएगा तो कितना आ रहा था आपका डेल्टा एल 1.77 इंटू 10 टू पावर -3, और इस स्क्वायर को भी हटाएं तो डी की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2। तो यहाँ से सोल्व करें तो आपका जो डायमीटर आ रहा है ब्रास वायर का, ये आ रहा है लगभग 0.848 मिलीमीटर mm। सो अवर थर्ड आंसर इज 0.848 मिलीमीटर। तो देखिए इसका 4 पार्ट कैसे होगा। आपके पास अभी भी रोड किस कंडीशन में, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में। आपके पास इस बार स्टील वायर जो है और यहाँ पे रोड लगी 2 मीटर की, लेकिन जो ब्रास वायर है इसका डायमीटर अब कितना कर दिया इन्होंने 1 mm कर दिया, और इधर डायमीटर कितना है 0.60 mm है से आपके पास। तो ये कह रखा है कि नए मास को कहाँ लटकाएं कि अभी भी रोड कैसी रहे, हॉरिजॉन्टल रहे। तो सपोज करिए अपने रोड लटका दी यहाँ से x डिस्टेंस पर, सॉरी मास लटका दिया x डिस्टेंस पर, कितना 10 kg, तो फोर्स लगेगा 100 न्यूटन। तो मान लीजिए इसके अंदर टेंशन आई T1 और इसके अंदर टेंशन कितनी आई T2। तो अभी भी क्या कंडीशन होगी, T1 डैश कह देते हैं और T2 डैश, T1 T2 यूज़ कर चुके अपन, तो T1 डैश प्लस T2 डैश अभी भी कितना होगा 100 न्यूटन के बराबर होना चाहिए। ये तो हो गया आपके पास फोर्स की इक्वेशन। अब टॉर्क की इक्वेशन लिखे हैं, तो टॉर्क की इक्वेशन लिखे तो क्या होगा T1 डैश इंटू एक्स, जिसके अबाउट ले रहे हैं जहाँ पर आपके पास मास हिंज है, तो ये कैसे घुमाएगा इसको क्लॉकवाइज, और ये कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो T1 एक्स शुड भी इक्वल टू क्या होना चाहिए T2 डैश, और लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपके पास ये टॉर्क की इक्वेशन होगी। अगर रोड हॉरिजॉन्टल है तो अभी भी दोनों में स्ट्रेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्ट्रेन का मतलब कि स्टील वायर के अंदर जो स्ट्रेन होगा वो ब्रास वायर के स्ट्रेन के बराबर ही रहेगा, ई ब्रास। तो स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ से देखें जो आपका जो स्ट्रेस होता है वो कितना वाई टाइम्स स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन वाई, किसके लिए, स्टील के लिए लिखा अपन ने, और उसी तरह से किसके लिए लिखे ब्रास के लिए, सिग्मा अपॉन वाई ब्रास। और सिग्मा यानी कि स्ट्रेस, ये क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितनी इस बार T1 डैश अपॉन एरिया स्टील वायर का और यंग्स मॉडुलस स्टील वायर का, और यहाँ से सिग्मा मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितनी टेंशन T2 और एरिया ब्रास इंटू वाई ब्रास। तो यहाँ से अपन फोर्स का रेशो निकाल सकते हैं T1 डैश अपॉन T2 डैश का। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये इधर गया तो A स्टील अपॉन A ब्रास इंटू वाई स्टील अपॉन वाई ब्रास। तो ये वैल्यूज गिवन है आपके पास। स्टील का एरिया कितना π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो π/4 वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो डायमीटर का स्क्वायर बचेगा केवल, तो 0.60 इंटू 10 टू पावर -3 अगर इसको मीटर में बदलें। वैसे रेशो में तो आपके पास डायमेंशन बदलने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको इसी तरीके से लिखे 0.60 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 mm मीन्स 1 स्क्वायर इंटू स्टील का यंग्स मॉडुलस आपका 2 इंटू 10 टू पावर 11 और ब्रास का कितना 1 इंटू 10 टू पावर 11। तो इसको सोल्व करें तो आपका जो रेशो आ रहा है ये आ रहा है लगभग 0.72। तो यानी कि कह सकते हैं T1 डैश की जो वैल्यू होगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी 0.72 T2 डैश के बराबर।
ये बोल देते इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये जो वैल्यूज आए चाहे तो अपन इक्वेशन 1 में रख के T1 T2 की वैल्यू निकाल के भी डायमेंशन बता सकते हैं, और या फिर टॉर्क की इक्वेशन देखें तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट हो जाएगा T1 और T2 डैश का रेशो अपने पास है 0.72। तो इनको टॉर्क की इक्वेशन में रखें तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये T1 डैश अपॉन T2 डैश इक्वल टू कितना आएगा 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स। और ये रेशो कितना आ रहा था आपके पास अपॉन T2 का है, रेशो आया था 0.72 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 0.72 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 2 इंटू 0.72। तो यहाँ सोल्व करें तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको सोल्व करने पर, यार आपके पास यहाँ से सोल्व करने पर 0.56 मीटर। So our final answer is equal to 0.56 meter. Hope you understood it well. Best of luck.